ठीक है बेटा। थोड़ा सा और घुमाइए, कुछ कहना देखा। चलिए, योद्धाओं का स्वागत है। ठीक है, शुरू किया जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था कहाँ तक बेटा चर्चा हो रही थी? जहां तक मुझे याद आ रहा है कि मुद्रास्फीति पे बात हो रही थी। ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से हम बात करके आगे बढ़ते हैं। इसमें दो चीज आप देखते हो बेटा, एक जिसको हम लोग कहते हैं क्या बेटा, प्राइस, और एक कहते हैं वैल्यू। इसको कहते हैं कीमत, और इसको कहते हैं मूल्य। बोले, और आम जीवन में हम लोग दुकान पे जाके कुछ भी बोलते रहते हैं, क्या कीमत है ना, या क्या मूल्य है ना। इसमें थोड़ा डिफरेंस है बेटा, उसको समझिए। कीमत वस्तु की होती है, मूल्य मुद्रा का होता है। कीमत किसकी बेटा? वस्तु की। और मूल्य किसका? मुद्रा का। डिफरेंस क्या है बेटा? जब कीमतें बढ़ती हैं तो मूल्य घटता है। अब जो हम बोल रहे हैं उसको महसूस करिए, हम क्या कह रहे हैं। जब कीमत बढ़ती है तो क्या होता है बेटा? मूल्य घटता है। किसका? मुद्रा का। कोई चीज 10 रुपया किलो है, वो अगर 20 रुपया किलो हुई तो उसकी कीमत दोगुनी हो गई। लेकिन मूल्य किसी का घट गया, किसका बेटा? मुद्रा का। तो ये ध्यान रखना, जब कीमत बढ़ेगी तब मूल्य घटेगा, क्योंकि कीमत वस्तु से संबद्ध है और मूल्य मुद्रा से संबद्ध है। तो कीमत बढ़ने पे मुद्रा का मूल्य तो घटता ही है। और लोग बताते हैं कि आज से 10 साल पहले 100 रुपए की जो वैल्यू थी, वैल्यू माने मूल्य, आज वो 100 रुपए का मूल्य नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कीमत के बढ़ने की वजह से हुआ। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा सा परिभाषित तो कर ही लिया है आपने, इसको थोड़ा सा बेटा समझते हैं। मुद्रास्फीति मैंने बताया कि किन्हीं भी कारणों से यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाए, बोले बेटा, तो कीमतें बढ़ जाएंगी। तो कीमतें का बढ़ना या मुद्रा की पूर्ति का बढ़ जाना ही मुद्रास्फीति। लेकिन बढ़ जाने का अर्थ आप सिर्फ एक डायमेंशन में सोच रहे हैं। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि आप एक दिशा में सोच रहे हो, तो थोड़ा मैं जो कह रहा हूं उस दिशा में सोचना। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि पूरा जो बाजार है ना बेटा, कहाँ का बाजार है? अर्थव्यवस्था में बाजार मतलब कोई स्थान नहीं होता। अर्थव्यवस्था में बाजार माने होता है जहां डिमांड होती है, जहां मांगे होती हैं, वही बाजार होता है। तो पूरे बाजार में जो कीमत होती है ना बेटा, उसका नियंत्रण कैसे होता है? मैंने आपसे बोला कि तराजू के दो पल्ले हैं।
एक तरफ किसी अर्थव्यवस्था में बिकने के लिए वस्तु और सेवा उपलब्ध है, वो अनंत नहीं है। आपके देश में कारें अनंत नहीं है, ज्यादा होंगी ये हो सकता है, लेकिन बिकने के लिए कारें अनंत थोड़ी उपलब्ध है। आपकी अर्थव्यवस्था में मोबाइल उपलब्ध है बिकने के लिए, लेकिन अनंत थोड़ी उपलब्ध है। यानी हर भी सेवा जो उपलब्ध है भारत में, जो वस्तु उपलब्ध है, वो अनंत नहीं है। इनको कौन खरीदेगा बेटा? मुद्रा। बोले मुद्रा इनको खरीदेगी। अब एक चीज बताइए कि वस्तु और मुद्रा के बीच में अगर संतुलन नहीं है तो गड़बड़ होगी। यानी इसके बीच में हमेशा एक संतुलन होना चाहिए। अब असंतुलित कैसे होगा? थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा। असंतुलन ऐसा हो जो मुद्रा के पक्ष में हो, यानी एक ऐसा असंतुलन जो मुद्रा के पक्ष में हो जाए, यानी इसकी वृद्धि कर दे, वो सब मुद्रास्फीति का वाहक होगा। अब ये कैसे होगा? एक तो ऐसे ही होगा कि मुद्रा बढ़ जाए, हो नहीं रहे, वस्तु सेवा उतनी ही रहे, बाजार में मुद्रा बढ़ जाए। पड़ला किसका भारी हुआ? मुद्रा का। बोल नहीं। देखो बेटा, तराजू के पड़ले समझो, और इसमें आपको ये समझना है कि ऐसी हर वो स्थिति पे आपको नजर रखनी है जिसमें पड़ला भारी हो जाए। किसका बेटा? मुद्रा का। और जब मुद्रा का पड़ला भारी होगा तो मुद्रास्फीति हो जाएगी, यानी कीमतें बढ़ जाएंगी। तो जैसे उदाहरण से समझिए, एक तो साफ साफ दिख रहा है जो आपने लिखा कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रसार हो जाए, मुद्रा बढ़ जाए, वस्तु सेवा वहीं रहे, मुद्रा बढ़ जाए, तो पड़ला किसका भारी हुआ? मुद्रा का। अब कैसे और भारी हो सकता है, इस पर नजर रखिए। वस्तु सेवा भी बढ़े, ध्यान से सुनिए बेटा। पहला तो ये कि वस्तु सेवा वहीं रहे, मुद्रा का प्रसार बढ़ जाए, पड़ला किसका भारी हो गया? मुद्रा का। दूसरा, वस्तु सेवा भी बढ़े, मुद्रा भी बढ़े, लेकिन मुद्रा ज्यादा बढ़ जाए, फिर पड़ला किसका भारी हुआ? मुद्रा का। बोल नहीं रहे। मुद्रा वहीं रहे, वस्तु सेवा घट जाए, किसका पड़ला भारी हुआ? देख के बताओ। मुद्रा वहीं रहे, वस्तु सेवाओं का उत्पादन कम हो जाए, फिर पड़ला किसका भारी हुआ? मुद्रा का। वस्तु सेवा भी घटे, मुद्रा की आपूर्ति भी घटे, लेकिन वस्तु सेवा ज्यादा घट जाए, फिर पड़ला किसका भारी हुआ? कोई भी स्थिति बनेगी इसमें पड़ला भारी किसका हो जाए बेटा? मुद्रा का। वो सब मुद्रास्फीति होगी। जैसे, फिर से सुनो आराम से। पहली कंडीशन तो यही हो सकती है कि वस्तु सेवा उतनी ही रहे, मुद्रा का प्रसार बढ़ जाए, जो बहुत आसान है समझना, और यही हम लोग मान के समझ रहे थे अब तक। इसको मुद्रास्फीति कहेंगे। दूसरा तरीका यह है कि वस्तु सेवा भी बढ़े, मुद्रा भी बढ़े, लेकिन जिस परसेंटेज में वस्तु सेवा बढ़े उस परसेंटेज में मुद्रा ना बढ़े, ज्यादा बढ़ जाए, तो तुलनात्मक रूप से मुद्रा का प्रसार हो गया ज्यादा, मुद्रास्फीति हो जाएगी। बोल नहीं रहे हैं। वस्तु सेवा घटे, मुद्रा भी घटे, लेकिन जितना वस्तु सेवा घटे उस अनुपात में मुद्रा न घटे, तो फिर मुद्रा का पड़ला भारी हो जाएगा। ऐसी जितनी स्थितियों की आप कल्पना कर सकते हो, सब में जिसमें मुद्रा का पड़ला भारी हो जाए, सब मुद्रास्फीति का वाहक होगा। क्लियर है बेटा? वस्तु सेवा वहीं रहे, मुद्रा बढ़ जाए। बोल नहीं रहे। मुद्रा वहीं रहे, वस्तु सेवा घट जाए, वस्तु सेवा घटे, मुद्रा घटे। लिखाना पड़ेगा बेटा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना बेटा? लिखें। तो लास्ट क्या है जरा बेटा बता दो, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ नाम लिखा था आपने, 3-4 नाम लिखा था, ठीक है छोड़ो। 4? क्या क्या था? इधर इधर मेरी ओर देखिए, उधर मत देखिए। ये लिखाए थे कि कॉपी वॉपी देख के बोलेंगे? इन्फ्लेशन, रिफ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, स्फीति, संस्फीति,
अवस्फीति, अपस्फीति, कम से कम 2 दिन में रट तो लेना चाहिए था चारों, है ना। बाकी ये है क्या, हम तो बताएंगे ही आपको। 12। अब थोड़ा सा लिखे, एक नोट और बना लीजिए। कीमत व मूल्य, इंग्लिश जरूर लिखिएगा, कीमत व मूल्य। इंग्लिश जरूर लिखिए, प्राइस एंड वैल्यू। लिखें, कीमत वस्तु से संबद्ध होती है, जबकि मूल्य मुद्रा से संबंधित होती है। क्लियर है बेटा? लिखें, अर्थात कीमतों की वृद्धि होने पर, अर्थात कीमतों की वृद्धि होने पर मुद्रा का मूल्य घटता है। सहमत हैं? अच्छा, वो आदमी जाके किसी सामान का मूल्य पूछता है और एक पूछता है क्या प्राइस है इसकी, कौन सही है? दोनों सही है। एक्चुअल में जब हम मूल्य की बात करते हैं ना बेटा, तो मूल्य तुलनात्मक होता है, मैंने बीच का इंटरवल हमको चाहिए। कीमतों में परिवर्तन अगर होगा तभी मूल्य का परिवर्तन समझ में आएगा, क्योंकि जब हम जाके पूछते हैं तो उसमें पिछले दिन और अगले दिन का हम नहीं पूछते, हम उसी दिन की कीमत भी पूछते हैं और उसी दिन का मूल्य पूछते हैं। जब हम मूल्य पूछते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि कितने मुद्रा के बराबर हुआ। जब हम कीमत पूछते हैं तो उसकी प्राइस कितनी लिखी हुई है वो पूछते हैं। बात दोनों बराबर होती है। डिफरेंस तब होगा जब हम साल भर बाद पूछें तो अलग कीमत बोलेगा, और तब हम कंसर्निंग पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेंगे कि मुद्रा का मूल्य घटा कि बढ़ा। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे आप पूछते हैं तो प्राइस और वैल्यू में मुझे नहीं लगता कोई अंतर है, इसीलिए लोग, कुछ बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, तो कहते हैं इसका मूल्य बताइए, तो लगता है ये बड़े पढ़े लिखे आदमी लगते हैं। नहीं नहीं, दोनों का मतलब एट दैट टाइम यही होता है कि डिफरेंस तब आएगा बेटा जब उसमें वो एक्सेलरेशन जैसा है, वेग में परिवर्तन नहीं हुआ तो कोई एक्सेलरेशन नहीं। कीमत में अगर परिवर्तन होगा तो मूल्य में परिवर्तन होगा, कीमत में अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो मूल्य में भी क्या परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक पर्टिकुलर टाइम पे जब हम दुकानदार से पूछते हैं तो एक कोई तुलनात्मक तो हम नहीं पूछते, तो उसमें आप प्राइस पूछें और चाहे आप वैल्यू पूछें बराबर हो जाता है। क्लियर है? इसीलिए दोनों काम चल जाता है। 12। अब थोड़ा सा ये समझना है बेटा, समझना क्या है, लिख लें, समझा तो दिए, लिख लें। किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर बाजार में बिकने के लिए वस्तु तथा सेवाएं उपलब्ध होती हैं। किसी निश्चित समय पर बाजार में बिकने के लिए वस्तु तथा सेवाएं उपलब्ध होती हैं तथा उनको खरीदने के लिए मुद्रा उपलब्ध होती है। उनको खरीदने के लिए क्या बेटा, मुद्रा उपलब्ध होती है। देखो बेटा, लिखने से ज्यादा जरूरी है इसको महसूस करो, इसकी फीलिंग करो। कागज के टुकड़े बांट दिए गए देश भर में, अनंत नहीं बटे हैं। अब कागज के उन्हीं टुकड़ों से वस्तु सेवाओं को खरीदना है, तो जाहिर सी बात है कागज के टुकड़े और वस्तु सेवाओं के बीच में एक संतुलन जरूर होगा, क्योंकि वो संतुलन नहीं होगा तो कीमतें कैसे निर्धारित होंगी।
बोले बेटा। तो अब ये है कि मुद्रा और वस्तु सेवा के बीच में एक संतुलन अगर बना रहेगा तो कीमतें स्थिर रहेगी, कीमतों में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में जहां भी डिसबैलेंस होगा तो कीमतें स्थिर नहीं रहेंगी, या तो बढ़ेंगी या तो घटेंगी। अब आपको ये समझना है कि किन परिस्थितियों में बढ़ेगी, किन परिस्थितियों में घटेगी। वस्तु सेवा बढ़ जाए, मुद्रा कम हो जाए, कीमतें घट जाएंगी। बोल नहीं रहे हैं। वस्तु सेवा वहीं रह जाए, मुद्रा बढ़ जाए, कीमतें बढ़ जाएंगी। इसका और कोई मैकेनिज्म है ही नहीं बेटा, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। क्लियर है? अब एक चीज आपको समझना है कि आखिरकार ये कैसे पता चलेगा कि देखो इस देश में वस्तु सेवा भी बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही है? अरे भैया, सरकारी छोड़ दो, कै ठो नई दुकानें खुल रही हैं, कै ठो निजी नर्सिंग होम खुल रहे हैं, कै ठो हॉस्पिटल खुल रहे हैं, तमाम नए नए खुल रहे हैं, सेवाओं प्रदान करने वाले लोग उपलब्ध हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मुद्रा अगर नहीं बढ़ी उसके सापेक्ष तो कीमतें घटने लगेंगी। जितनी कारें कल बनी थी उतनी कारें आज नहीं बनेंगी, जितनी कार इस साल बनी है उससे ज्यादा कारें अगले साल बनेंगी। हर चीज में वृद्धि हो रही है। एक चीज बताइए कि वस्तु सेवा में अगर वृद्धि होती रहे और मुद्रा में अगर कंसर्निंग लेवल पे वृद्धि ना हो तो अर्थव्यवस्था में हतोत्साहित होने वाली स्थिति होगी, डिप्रेस हो जाने वाली स्थिति होगी। देखो सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अर्थव्यवस्था में थोड़ा सा उत्साह होना चाहिए, वो भले ही फर्जी क्यों ना हो, है ना। लेकिन वो उत्साह हम लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है। ऐसे समझो, जैसे एक व्यक्ति ने कोई बिजनेस में इस साल 1 लाख रुपया कमाया, तो अगले साल अगर वो 1.25 लाख रुपया नहीं कमाएगा तो उसको बहुत अच्छा फील नहीं होगा। उसको लगेगा यार हमारा बिजनेस तो एकदम यथास्थिति में बना हुआ है। बोल नहीं रहे। तो अगले साल अगर वो 1.25 लाख रुपया कमाता है तो अंदर से उसको अच्छा फील होगा कि हमारा बिजनेस आगे की ओर बढ़ रहा है, जबकि वास्तविक स्थिति यह है नहीं। क्योंकि इस साल 1.25 में उसने जैसा जीवन जिया था, अगले साल अब सॉरी 1 लाख में, अगले साल शायद 1.25 लाख में वैसा जीवन जी पाएगा, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें भी तो बढ़ गई। बोल नहीं रहे। तो अगर 1 लाख रुपए इस साल कोई कमाया और 1 ही लाख अगले साल कमाया तो मुझे लगता है उसकी इनकम में कोई वृद्धि नहीं हुई, क्योंकि जो 25% आपको वृद्धि दिख रही है वो तो कीमतें मैनेज कर लेंगे। हो सकता है 1 लाख वाले से खराब जिंदगी आपको जीनी पड़े, लेकिन फिर भी उस व्यापारी को अच्छा फील होगा कि हमारी इनकम क्या हो रही है बेटा, बढ़ रही है। इसमें कोशिश रहती है कि जिस गति से बाजार में वस्तु सेवाएं बढ़ रही हों, मुद्रा को उसी गति से नहीं बढ़ाना है। मुद्रा हरदम बढ़ाई जाती है मार्केट में। 1950 में देश में जितनी मुद्राएं थी आज उतनी नहीं है, आगे भी नहीं होंगी। तो क्यों बढ़ाई जाती बेटा? कि जैसे वस्तु सेवाएं बढ़ती जाएंगी उसी की तुलना में मुद्रा को बढ़ाते रहना होगा। बोल नहीं रहे। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि जैसे मान लीजिए 2% दर से वस्तु सेवाएं बढ़ रही हैं देश में, तो नियम तो ये कहता है कि मुद्रा का प्रसार भी 2% की गति से करिए। बोल नहीं रहे। अगर ऐसा हम करेंगे तो संतुलन एकदम मेंटेन रहेगा, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। बोल नहीं रहे। जब कीमतों में वृद्धि नहीं होगी तो आय में भी संभवतः बहुत ढेर सारी जगहों पर वृद्धि नहीं होगी। तो कुछ ऐसा किया जाए कि कीमतों में वृद्धि करके ही आय की वृद्धि करा दी जाए। एक कंपनी है 10 मार्कर बनाती है, 10 रुपए एक मार्कर बेचती है, 100 रुपए को उसे मार्कर बेचा। अब अगले साल अगर मार्कर की कीमत 12 रुपए कर दी जाए और 10 ही मार्कर बनाएगा तो भी उसको अब 120 रुपए की प्रॉफिट हुई ना, तो अंदर से उसको अच्छा लगेगा। लेकिन हर जगह कीमतें बढ़ गई ना बेटा, तो ओवरऑल कोई इम्पैक्ट आपके ऊपर दिखा नहीं। बोल नहीं रहे। आपकी इनकम बढ़ा दी जाए, साथ में महंगाई भी बढ़ा दी जाए तो क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सरकार ये करती क्यों? वो इसलिए करती है कि जिस गति से वस्तु सेवाएं बढ़ रही हों उससे थोड़ा तेज गति से मुद्रा को बढ़ाती है। बोल नहीं रहे। जैसे अगर मान लें 2% की दर से वस्तु सेवा बढ़ रही है तो मुद्रा को 2% गति से अगर बढ़ाएंगे तो कीमतें तो स्थिर रहेंगी। बोल नहीं रहे। इसको 3 कर दें तो इससे प्राइस क्या होगी बेटा? थोड़ी सी हाइप हो जाएगी, थोड़ी सी बढ़ेगी।
और फिर व्यापार में और बाजार में थोड़ा सा उत्साह आ जाता है। क्लियर बेटा? अब ये कि इतना सटीक कैलकुलेशन कौन कर लेता है? आखिर कोई तो होगा जो इतना सटीक कैलकुलेशन कर लेता है कि देश में कौन करेगा भैया? जो नोट छापता है वो करे, और कौन करेगा? आरबीआई करे, और कौन करेगा? काहे करेगा? आप ही को नोट छापना है, आप पता लगाओ। इसमें होती है बेटा मिस कैलकुलेशन, काला धन वन और ये सब इसको गड़बड़ा देता है पूरे सिस्टम को। तो इसमें आरबीआई बाजार पे निरंतर नजर रखे रहती है। जब अच्छा, इसी में कुछ देशों का कैलकुलेशन एकदम गड़बड़ा जाता है। जब एकदम गड़बड़ा जाता है ना, तो पैसा कहीं और कीमत कहीं और ढह जाती, पूरी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाती। वो तराजू का पलड़ा ही गिर जाए हाथ से छूट के, वही हालत हो गई। तो मजबूती से पकड़े रहना है, नियंत्रित करना है, घबराना नहीं है। अब आरबीआई देखता है पलड़ा किधर झुक रहा है। जैसे उसको लगता है कि अब देश में महंगाई बढ़ रही है, शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं, किसी एक सेक्टर में बढ़ रही है तो उसको नहीं, जैसे टमाटर कीमत बढ़ गई, तो ये ओवरऑल इन्फ्लेशन में नहीं माना जाता बेटा, क्योंकि एक कमोडिटी की कीमत बढ़ रही है और वो भी एक खास वजह से बढ़ रही होगी। वजह सही हो गलत हो जो भी हो, नहीं पूरी अर्थव्यवस्था में ही अगर ऐसा हो रहा हो बेटा तो इन्फ्लेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब एक चीज बताइए, आरबीआई इसी पे नजर बनाए रखता है कि कीमतें बढ़ रही हैं कि घट रही हैं। हमेशा मुद्रास्फीति कैलकुलेट करता रहता है। मुद्रास्फीति हमेशा वो गणना करता रहता है। आता है तो टेलीविजन में कि इस हफ्ते मुद्रास्फीति इतनी रही, इस हफ्ते मुद्रास्फीति इतनी रही। कौन कैलकुलेट करता है? आरबीआई। क्यों? यही देखता रहता है कि पड़ला किधर जा रहा है। अगर मुद्रास्फीति बढ़ी, क्लियर है, तो तुरंत एक पलड़े से सामान निकालने के लिए तैयार हो जाएगा ताकि तराजू को संतुलन में किया जाए। क्लियर है बेटा? ये सब जिम्मेदारी। अच्छा, मुद्रास्फीति कैसे निकाली जाती है, आइडिया है? लिख लो, नोट बना के पहले उसी को लिखो। लिखें, मुद्रास्फीति की गणना थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती है। मुद्रास्फीति की गणना किस आधार पर बेटा? थोक मूल्य सूचकांक, होल प्राइस इंडेक्स का। ये भी पूछा गया है, जिसको कहते हैं होल प्राइस इंडेक्स। और एक और होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। यानी मूल्य सूचकांक जो होते हैं ना बेटा, वो दो प्रकार के निकाले जाते हैं। एक को कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक और एक को कहते हैं खुदरा मूल्य सूचकांक। दोनों का अंतर समझ में आता है आपको? अरे भाई, आप देखते हो ना, किसी दुकान पे खरीदते हो तो कहता है कि चलिए आपको होलसेल वाली प्राइस दे देते हैं। और फिर एक कंज्यूमर प्राइस वाला होता है जिसमें कुछ प्रॉफिट रखे कंज्यूमर को। तो हमेशा मुद्रास्फीति जो निकाली जाती है वो किस पे निकाली जाती है बेटा? होल प्राइस इंडेक्स में। सरकार इसमें कुछ वस्तुओं को शामिल करती है जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जोड़ के। अभी तक जहां तक मेरा अनुमान है, वो एक में बढ़ घट जाता है, तो लगभग 697 वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया। एक दो बढ़ घट जाती है, तो थोड़ा इस पर नजर रख लीजिएगा। जैसे आप अगर ये पता करें कि वर्तमान समय में थोक मूल्य सूचकांक में कितनी वस्तुएं सम्मिलित हैं, तो तुरंत आपको डेटा मिल जाएगा नेट पे। तो जहां तक मेरा अनुमान है, अभी 697 के आसपास वस्तुएं हैं। अब इन्हीं वस्तुओं की कीमतों को उतार चढ़ाव के आधार पर मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आधार वर्ष जो होता है वो 11-12 को ही लिया गया अभी तक। ये बदलता रहता ना, जैसे मैंने कहा पहले 4-5 था तो बदल के 11-12 किया। अभी फिर परिवर्तन की उम्मीद है। कोविड वोविड नहीं आया होता तो शायद हो ही गया होता, तो शायद 20-21 कर दें, है ना बेटा? कोशिश रहती है कि 2-4-10 सालों में इसमें बदलाव कर दिया जाए। 12 निकाला कैसे जाता है बेटा, वो थोड़ा देख। मुद्रास्फीति किस पे निकाली जाती है बेटा?
कोल प्राइस इंडेक्स पे। क्लियर है? ये मत भूलिएगा, बार बार यही पूछा गया कि मुद्रास्फीति की गणना निम्न से किससे की जाती है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से नहीं की जाती, कोल प्राइस इंडेक्स पे की जाती है। की कैसे जाती है? मुद्रास्फीति बराबर अरे देख लो बेटा, फिर लिखना भाग थोड़ी रहा, पहले देख लो हम कह क्या रहे हैं। कीमत वर्ष नहीं दिख रहा है, एक्स वर्ष की कीमत, अभी मुंह से बोल भी देंगे, माइनस कीमत वर्ष एक्स माइनस वन। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं, बटे कीमत वर्ष x माइनस वन। अब ये तो गणित की भाषा में हो गया बेटा, क्योंकि मुद्रास्फीति हमेशा प्रतिशत में बताया जाता है, इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 से गुणा कर ले। ऐसे निकाली जाती मुद्रास्फीति, वार्षिक मुद्रास्फीति ऐसे निकाली जाती है। हफ्ते की, पिछले हफ्ते की कीमत, अभी जो कीमत चली, जब भी ऐसा होगा तो मुद्रास्फीति कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो कहा मैंने x वर्ष की कीमत माइनस x माइनस वर्ष की कीमत बटे x माइनस 1 वर्ष की कीमत इंटू 100। मतलब जैसे मान लीजिए 2023 में हमको मुद्रास्फीति निकालनी है, तो वर्ष 2023 की कीमत माइनस वर्ष 2022 की कीमत बटे 2022 की कीमत गुणे 100। तो पिछले साल की तुलना में इस साल मुद्रा की स्फीति कितनी हुई वो पता चल जाएगा। लेकिन मुद्रा की जो आधार वर्ष माना जाएगा वो माना जाएगा 2011-12। 2011-12 के आधार पे 23 की कीमत और 2011-12 के आधार पे 22 की कीमत कैलकुलेट कर लेंगे, मुद्रास्फीति का पता चल जाएगा। क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़े। लिखें, निम्न स्थितियों में मुद्रास्फीति हो सकती है। निम्न स्थितियों में मुद्रास्फीति हो सकती है। पहला, वस्तु सेवा स्थिर रहे, वस्तु सेवा स्थिर रहे, मुद्रा का प्रसार हो जाए। वस्तु सेवा क्या बेटा? स्थिर रहे, मुद्रा का प्रसार हो जाए। महसूस करिए, पढ़ला किसके पक्ष में गया? मुद्रा के पक्ष में। दूसरा, मुद्रा स्थिर रहे, आगे जोड़िए, लिख के जरा बोलो जोर से, मुद्रा स्थिर रहे, प्रसार होना है बेटा मुद्रा के पक्ष में, मुद्रा के पक्ष में मामला जाना है, मुद्रा तुलनात्मक रूप से ज्यादा दिखे तो वस्तु सेवा कम हो जाए, है ना बेटा? बढ़ा दोगे तब कहाँ मामला पहुंचेगा, तब तो मुद्रा कम हो जाएगी, वस्तु सेवा ज्यादा हो जाएगी, कीमतें घट जाएंगी। बोल नहीं रहे, मुद्रा स्थिर रहे तथा वस्तु सेवाएं घट जाए। पड़ला किसके पक्ष में रखना है? मुद्रा के पक्ष में रखना है, वो भारी रहे। क्लियर है? आगे, वस्तु सेवा घट जाए, मुद्रा की पूर्ति भी घट जाए, मैंने दोनों घटे, परंतु वस्तु सेवा ज्यादा घट जाए, परंतु वस्तु सेवा क्या बेटा? ज्यादा घट जाए। फिर पड़ला किसके पक्ष में गया? नहीं ऐसे मत बोल दिया करो कि सर अब जो बोलेंगे वो तो इसी के पक्ष में होगा, थोड़ा सोच सोच के
देखो ऐसे है ना बेटा, ऐसे देखो, दो पड़ले हैं, वस्तु सेवा घटी, मुद्रा भी घटी, वस्तु सेवा ज्यादा घट गई, फिर पड़ला भारी रहा किसका? मुद्रा का। जब मुद्रा का पड़ला भारी रहेगा मुद्रा स्फीति होगी। क्या बोला था पहला? वस्तु सेवा वही रहे, मुद्रा बढ़ जाए, पड़ला फिर भारी हो गया मुद्रा का, मुद्रा स्फीति। मुद्रा वही रहे, वस्तु सेवा घट जाए, फिर पड़ला भारी हो गया किसका? मुद्रा का। वस्तु सेवा घट जाए, मुद्रा भी घट जाए, ये ज्यादा घट जाए, फिर पड़ला भारी हो गया मुद्रा। क्लियर है? अब एक और सोचो, दोनों बढ़े, दोनों बढ़े, मुद्रा ज्यादा बढ़ जाए, दोनों बढ़ रही है, ये ज्यादा बढ़ गया, पड़ला फिर भारी किसका हो गया? मुद्रा का। लिखें, वस्तु सेवा तथा मुद्रा दोनों बढ़े, परंतु मुद्रा अधिक बढ़ जाए। क्या हो जाएगा बेटा? तुम जोर से बोलो, तुम्हारे पे संदेह हो रहा है, जोर जोर से बोला करो। ये शब्द पहली बार सुन रहे हो तो जोर से बोलोगे तभी आए। मुद्रा स्फीति, कुल मिला जुला के एक बात समझ में आई, ऐसी हर वह स्थिति जिसमें बाजार में मुद्रा, बोलो बेटा, क्या पूछ रहे हो? बोलो। ये लोकसभा है, मैंने बार बार कहा, ठीक है? जो भी बातचीत होगी डायरेक्ट नहीं होगी, वाया मेरे होगी, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा कि वैसी हर कंडीशन घर पे बैठ के सोचो, जिस कंडीशन में मुद्रा वस्तु की तुलना में ज्यादा हो जाए जितनी थी, हर उस स्थिति में क्या होगी बेटा? कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ना ही मुद्रा स्फीति। क्लियर है? कोई शक सुबह, कोई संदेह, कोई वेदना? नहीं, सब ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब लिखते हैं बेटा मुद्रा स्फीति के प्रकार, है ना बेटा? माने क्यों आती है, तो सारी प्रकार मत लिखो, बल्कि लिख लो मुद्रा स्फीति के कारक, फैक्टर क्या है। माने ये जो गड़बड़ी मैंने ऊपर बताया, ये गड़बड़ी कैसे कैसे हो जाती है, नहीं समझ पा रहे हो? ऊपर जो गड़बड़ियां आपने लिखा, हर स्थिति मुद्रा स्फीति हो रही है। अब ये देखते हैं कि ये गड़बड़ी कैसे कैसे होती थी। इसको दो भागों में हम लोग बांटते हैं। माने मुद्रा स्फीति के कारक क्या है बेटा, फैक्टर क्या है? तो इसके दो कारक हम लोग मानते हैं, अर्थव्यवस्था बड़े बड़े, यानी दो खान बांटते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, पहले को क्या कहते हैं बेटा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और एक को कहते हैं क्या बेटा? कास्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में? मांग जन्य स्फीति। क्या कहते हैं बेटा? मांग जन्य स्फीति। और इसको लागत जन्य स्फीति। लिखें, कुछ गड़बड़ कर दे रहा है बेटा, ये सब कुछ दिख नहीं रहा ठीक ठीक। लिखें, पहला मांग जन्य स्फीति, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। दूसरा कास्ट पुश इन्फ्लेशन, लागत जन्य स्फीति।
ठीक है बेटा। अच्छा, नाम से कुछ समझ आ रहा है? मैंने जो नाम लिखा हुआ उस नाम से कुछ फीलिंग हो रही है क्या? मांग जन का मतलब डिमांड बढ़ने लगे, और आगे पीछे मत कुछ जोड़िए, खत्म करिए कहानी। जब किसी चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी कीमत नहीं बढ़ती है। अच्छा अच्छा, एक नियम है जिसको कहते हैं कि मार्केट में दो तरह की वस्तुएं होती हैं। बाजार में जो वस्तुएं उपलब्ध हैं वो दो तरह की होती हैं। एक को कहते हैं लोचदार वस्तु, अर्थव्यवस्था के हिसाब से, और एक को कहते हैं बेलोचदार वस्तु। तो कुछ बताएंगे लोचदार मतलब? जैसे प्लास्टिक के आइटम लोचदार होते हैं, फ्लेक्सिबल। लोचदार माने जो मुड़ उड़ जाए। हाँ, नहीं हम जो पूछ रहे वो बताओ, नमक गया भाड़ में, अभी गड़बड़ कर दोगे। अर्थव्यवस्था में सारी वस्तुओं को दो खेमे में बांटते हैं। एक को हम लोग कहते हैं लोचदार वस्तु, और एक को कहते हैं बेलोचदार वस्तु। अर्थव्यवस्था में हर उस वस्तु को लोचदार वस्तु कहते हैं जो डिमांड एंड सप्लाई के नियम से गवर्न होती है, यानी जिसके ऊपर मांग और पूर्ति का नियम लग जाता है। आप कहेंगे क्या सर कोई ऐसी वस्तु भी है जिसमें मांग और पूर्ति का नियम नहीं लगता? हाँ, जरूर है। तो थोड़ा सा सुन लीजिए बेटा। लोचदार वस्तुएं उनको कहते हैं जिनकी मांग बढ़ने पर इनकी कीमतें बढ़ जाती हैं। फिर से सुने, हम लिखा देंगे बेटा, इसे मुजबानी काम नहीं चलेगा। ऐसी हर वस्तु को हम लोग लोचदार वस्तु कहेंगे जिनकी मांग बढ़ने पर उनकी कीमतें बढ़ जाएं, और जिनकी मांग घटने पर उनकी कीमतें घट जाएं। बोल नहीं रहे। अब यह है कि सप्लाई भी एक मामला है जो इसमें इंटरफेयर करता है। डिमांड बढ़ी है, सप्लाई भी बढ़ जाए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। सप्लाई को भूल जाइए, सप्लाई को कांस्टेंट करिए। अब जैसे मार्केट में इसमें जितना टमाटर है बेटा, उसकी अगर डिमांड अचानक बढ़ गई तो जाहिर सी बात है वो टमाटर सबको तो उपलब्ध हो नहीं पाएगा। तो ड्रामा दिखाएगा, टमाटर अपनी कीमत बढ़ाएगा। भाई जिसकी औकात है वो खरीदो, नहीं तो देख के निकल लो। हाँ, तो जाहिर सी बात है, मुझे लगता है कि कंज्यूमर की जितनी वस्तुएं होती हैं, उपभोक्ता की जितनी वस्तुएं होती हैं, सब डिमांड एंड सप्लाई के नियम का पालन करती हैं, सभी, ऑलमोस्ट। यानी उनकी डिमांड बढ़ेगी तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी, उनकी डिमांड घटेगी तो कीमत घट जाएगी। ऐसी हर वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कार कैसी वस्तु है? कार। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल लोचदार है। कार की कीमत घटे देखो, टूट पड़ेगी आप। मोबाइल, अरे हर चीज बेटा, हर चीज। आप किसी चीज की बात करें ना तो उसकी कीमत ज्यों घटेगी उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और जो कीमत बढ़ेगी डिमांड थोड़ी सी रिड्यूस होने लगेगी। ऐसी हर वह वस्तु लोचदार कहलाएगी। खाने पीने की जितनी चीजें हैं, उपभोक्ता की जितनी चीजें हैं, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सारी चीजें इसी की श्रेणी में है। लेकिन कुछ वस्तुएं होती हैं जिनको हम लोग कहते हैं बेलोचदार वस्तु, मतलब इनकी कीमतों के बढ़ने घटने से इनकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मांग जितनी है उतनी ही बनी रहेगी, उनकी कीमत चाहे घट जाए चाहे बढ़ जाए। जैसे पेट्रोल, आज की डेट में जो पेट्रोल और डीजल है ये बेलोचदार वस्तु हो गई। इनकी कीमत चाहे बढ़ जाए चाहे घट जाए, ऑफिस नहीं जाओगे, चलोगे नहीं? डेफिनेटली हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे, क्योंकि हमारी पेट्रोल का कंजम्पशन हर महीने में या हर दिन इतना है, वो तो हमको खर्च करना ही पड़ेगा क्योंकि वो सीधे हमारे जॉब से जुड़ा हुआ है। तो हमारी मजबूरी ये है कि हम उसको खरीदेंगे। अब ये अलग बात है कि सरकार की तारीफ कर करके खरीदें या सरकार को गरिया गरिया के खरीदें। बोल नहीं रहे। हाँ, बढ़ती है तो जाते हैं गरियाते गरियाते खरीदते, अंड बंड बोलते रहते सरकार को, लेकिन मजबूरी ये है कि भाई ऑफिस तक तो जाना ही है और आना ही है। 1 लीटर पेट्रोल लगता है, भराना ही पड़ेगा। एक पकड़ में आए।
मेडिसिन, दवाएं बेरोजगार वस्तुएं। जरा सुन लीजिए मैं क्या कह रहा हूं और महसूस कर लीजिए। डॉक्टर्स इसी का उपयोग करते हैं। यहां अमीरी गरीबी कोई मायने नहीं रखता। डॉक्टर ने कह दिया पेशेंट को इंजेक्शन लगना है, नहीं तो मर जाएगा। अब हमें इसकी कोई परवाह नहीं कि उसकी कीमत क्या, उधार लेंगे, खेत बेचेंगे, जो करेंगे खरीदेंगे। तो क्या उसकी डिमांड पे फर्क पड़ रहा है? कहेंगे अब रहने दीजिए, अगले साल लग जाएगा, तब तो प्रस्थान कर जाएंगे साहब, है ना। इसीलिए दवाओं के जो खर्च हैं हम लोग मान के चलें कि इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। कीमतें चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, अगर डॉक्टर ने लिखा है तो दवा खरीदनी है। और जो आपने नाम लिया वो बहुत सुंदर उदाहरण है। नमक, है ना। नमक 1000 रुपया किलो हो जाए, नमक 5 रुपया किलो हो जाए, है ना, उसकी डिमांड में कोई फर्क नहीं आने वाला। इसको जितना नमक खाना है उतना नमक खाएगा। लेकिन मैंने सुना है कि अगर फ्री में मिलने लगे तो हम लोग दुगना नमक खाने लगेंगे, है ना। दाल वाल में जितना डालते हैं उसका दुगना डाल देंगे, है ना। ये पूरा एक पैकेट ही डाल देंगे, फोकट कम मिला है तो। ऐसा करोगे नहीं। तो ऐसी वस्तुएं क्या है बेटा, ले लो। वही एक अर्थशास्त्री थे, सुन लो, जिनका नाम था गिफिन, अर्थशास्त्री थे। तो उन्होंने एक विरोधाभास देखा, इसलिए उन्हीं के नाम पे इसको कहा गया गिफिन पैराडॉक्स। उन्होंने कहा कि कुछ वस्तुएं मांग और पूर्ति के उल्टे नियम का प्रयोग करती हैं। यानी जब इनकी कीमतें बढ़ती हैं तभी इनकी डिमांड बढ़ती है, और जब इनकी कीमतें घट जाती हैं तो इनकी डिमांड घट जाती है। ये नियम तो नहीं है। लोचदार वस्तु का यह नियम तो है नहीं। उसका तो नियम यह है कि जब कीमतें बढ़ेंगी तो डिमांड घट जानी चाहिए, कीमतें घटेंगी तो डिमांड बढ़ जानी चाहिए। यहां तो उलट गंगा बह रही है। गिफिन साहब ने इसीलिए तो उन्होंने इसको पैराडॉक्स कहा, इसीलिए तो इन्होंने इसको विरोधाभास कहा। जानते हो, ब्रांडेड आइटम, विलासता की वस्तुएं, लग्जरियस आइटम, ये सब गिफिन पैराडॉक्स के नियम का पालन करते हैं। यानी अगर इनकी कीमतें घटी तो इनकी डिमांड खत्म हो जाएगी, क्योंकि खास वर्ग जो इसका ग्राहक है ना, वो इसको खरीदेगा ही नहीं। नहीं समझ पा रहे। चलो तुम ही लोगों के आइटम पे बात करते हैं, इसमें कोई बात नहीं बेटा, समझना है। मार्केट में एक लेवाइस का भी जींस है और एक नॉर्मल जींस भी है। मार्केट में नाइकी का भी शूज है, एक जनरल शूज भी है। बोल नहीं रहे। मार्केट में रेवलान वगैरह के भी कॉस्मेटिक हैं। बच्चियां बेहतर जानती, महिलाएं बेहतर जानती, जो कॉस्मेटिक है उसमें कुछ ब्रांड बहुत कॉस्टली है। नहीं, मुझे पर्सनल बड़ा आइडिया नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने सुना है कि महिलाओं के कुछ आइटम हैं, जैसे लिपस्टिक हुआ, नेल पॉलिश हुआ, या कुछ इस तरह की चीजें हैं जो ब्रांडेड होती हैं, बहुत कॉस्टली होती हैं। हाँ, जो भी हो, जो भी हो। आ, बाकी लोकल भी प्रोडक्ट आते हैं। तो क्या आपको लगता है, जैसे एक नेल पॉलिश है, सुनो सुनो, एक नेल पॉलिश, मुझे ब्रांड ब्रांड नहीं पता, लेकिन मान लो एक नाम मैंने कहीं सुना है, रेवलान वगैरह क्या है। तो रेवलॉन की नेल पॉलिश है, वो मान लो एक पैकेट आपको 800 की मिलती है। इसमें 3-4 बार नेल पॉलिश करने के बाद वो खत्म ही हो जाएगी, उसमें ज्यादा रहता ही नहीं। और एक लोकल मिलती है 50 रुपए। हाँ, 10-15 की भी मिलती होगी, मुझे आइडिया नहीं एग्जैक्टली। एक चीज बताइए कि वो 1800 का और एक 15 रुपए का, उसका लाल दूसरे रंग का लाल होता है, उसका लाल दूसरे रंग का लाल होता है। या नेल्स पे जब लग जाएगा तो चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि मैं फलाना ब्रांड का नेल पॉलिश हूं। ऐसा तो नहीं है। फिर ऐसा क्यों है? एक परफ्यूम की दुकान में मैं गया भाई, तो हम लोग क्या जो जनरल परफ्यूम यूज करते हैं लोग, 200, 250, 300, 400, 500, मुझे लगता है इसी रेंज के ठीक ठाक परफ्यूम मिल जाते हैं।
तो कोलकाता में गया हुआ था, एक बहुत बड़ी शॉपिंग मॉल थी, तो उसी में चला गया तो देखा एक काउंटर परफ्यूम का बना हुआ। अच्छा, हम लोग क्या माल में डीओ और परफ्यूम वगैरह रहता है तो हम लोग तुरंत निकाल ठीक है, और फिर अपने ऊपर ही या फिर हाथ वाथ पे, तो दुकान वाला बोलता भी नहीं कि ठीक, कोई कोई इश्यू नहीं है। फिर वहां मैं गया तो मुझे बड़ा आइडिया नहीं है इनके जो हाइपर ब्रांड वाले हैं आइटम, मुझे उनका नाम वाम नहीं पता। नहीं, फ्लिपकार्ट क्या, वहाँ वो सब फ्लिपकार्ट पर नहीं बिकते बेटा, बहुत हाई ब्रांड के होते हैं। तो मैंने देखा वहाँ कुछ लिखा हुआ था इंग्लिश में, काउंटर बने हुए थे परफ्यूम की जगह जगह, तो उस पर एक जगह लिखा हुआ था जारा, JARA। तो शायद मैंने पहली बार देखा, तो मैंने पूछा मैम ये क्या है, एक लेडी थी वहाँ पे, उन्होंने कहा कि सर, हंसने लगी कि ये कुछ मूर्ख टाइप के आदमी लग रहे हैं, इनको नहीं पता। फिर बता रही है सर परफ्यूम की बहुत बेस्ट ब्रांड है। हम तो मैंने इसकी सुगंध में कुछ खास है, और बाकी जो हम लोग ये चार्ली फार्ली ये सब खरीद लेते हैं उसका सुगंध कुछ अलग है। तो एक 60 ml की बॉटल थी, 60 ml होता ही कितना आपको आइडिया होगा, 60 ml की बॉटल थी। मैंने कहा कितने की, तो उन्होंने कहा 18,000। मैंने कहा एक बात तो तय है कि देखिए बिना इसकी स्मेल हम महसूस की हम खरीदने वाले नहीं है, तो इसको खोल के थोड़ा मुझे सुंघाइए, नहीं और कैसे पता चलेगा। तो उन्होंने कहा कि अरे सर एक स्प्रे में ही 500-600 रुपए का स्प्रे हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं खरीदना, सीधी सी बात है। क्या खास है उसकी स्मेल में, और मार्केट में जो बाकी स्मेल है वो बड़ा खराब है। अरे साहब 1.5 लाख के 50 ml के बॉटल, हाँ बेटा 2.5 लाख के 3 लाख के, देख मैं तो प्राइस देख रहा था और अंदर से मुझे बड़ा गुदगुदी हो रही थी, अच्छा लग रहा था। कुछ लोग खरीद भी रहे थे भाई, मैंने नहीं खरीदा, मैं तो खाली देखा मैंने कि 2.5 लाख का परफ्यूम अगर आप 50 ml खरीदते हो तो वो क्या इशू है उसका, है ब्रांड है, ब्रांड है। एक हैंडबैग ना, महिलाओं बच्चियों के हैंडबैग बड़ा तरह तरह के आते हैं, तो किसी का 2.5 लाख का है, किसी का 150 का ठीक है, क्या इशू है बता। वो 2.5 लाख और 3 लाख वाला जो हैंडबैग है या 10 लाख वाला हैंडबैग है वो हर कोई नहीं यूज करेगा, उसे खास लोग यूज करेंगे, है ना बेटा। वो खास बनने के लिए उसको खरीदते हैं। क्वालिटी तो ठीक है, 10 लाख का कोई हैंडबैग है तो लेदर का ही ना बना है, और की सोने चांदी का नहीं ना बना है, डायमंड वायमंड लगा हो तो बात अलग है, लेकिन उसकी प्राइस इतनी ज्यादा क्यों होगी। नाइकी का शूज आप खरीदने जा रहे हो मार्केट में, वो आपको 22,000 का एक शूज दिख रहा है, पलट के देखिए। मैं तो देख रहा था, एक बार मैं गया तो उसने कहा कि सर ये 22,000 का। मैंने क्या क्या है खास बात इसकी, कहा सर ये सांस लेता है। हम कहा अच्छा, हम के सांस में क्या ऑक्सीजन लेता है कि कुछ और लेता है, तो समझ गया अब ये मजाक कर रहे हैं। मैंने कहा सांस लेने का मतलब, कहा कि एयर ही रहता है। हम कहा नंगे पर नहीं रहेंगे, एयर ही रहना है तो। मैंने इसमें सोना वोना किधर लगा है, इसमें चांदी वांदी किधर लगा है, फैब्रिक मटेरियल है। ये 18,000 का, 18,000 22,000 का काहे होगा, जानते हो क्यों होगा, हर कोई ना खरीद पाए। वो खास तरह के लोग, एक टी शर्ट जाके देखो, अंडर आर्मर का टी शर्ट देखो, आपको 18,000 का टी शर्ट मिलेगा। ये क्या है उस टी शर्ट में भैया, एक तो लोगो, और लोगो ना रहे ना तो पता ही नहीं चलेगा किसका है। लोगो खाली ना रहे तो पता ही नहीं चलेगा कि इसे फैब्रिक देख के आप नहीं बता दोगे कि नहीं फलाने का जाओ, उसी की प्राइस। अब एक चीज बताइए, एक कार है बुगाटी, बहुत कॉस्टली है, पर्सनलाइज कार बनती है, यानी जिसको कार लेना होता है उसको पर्सनल ऑर्डर करना होता है और अपनी व्यक्तिगत चॉइस बतानी होती है, और वो आपकी पर्सनल चॉइस उस कार में उपलब्ध कराई जाती है। आपका कलर, आपका टेक्सचर, सीट का लेदर, उसका कलर बने, डैशबोर्ड, और वो आपको मिलेगी 40 करोड़ की। एक कार 40 करोड़ की कैसे हो सकती,
400 लाख, यही ना बेटा? आखिर क्या है उस कार में? यही है कि औकात नहीं है सबकी खरीदने, तो ये औकात वाले खरीदते हैं। ऐसा नहीं कि उसकी क्वालिटी के बिना उसकी प्राइस वो है। और कार में तो बहुत ढेर सारी कारें हैं जो सस्ते रेंज की हैं, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख के रेंज की बहुत अच्छी कार है, कंफर्ट उनसे कम थोड़ा ही है। लेकिन अब ये कि वो कार रोल्स रॉयस का सिंबल लगा हो, मोनोग्राम बना हो, तो ये सब, तो ये पकड़ लिया उन्होंने कि नहीं नहीं, इसमें गिफिन ने पकड़ा कि इसमें कुछ विरोधाभास दिख रहा है। यानी, और ये विरोधाभास हर जगह नहीं दिख रहा है, ये ब्रांडेड चीजों में दिख रहा है। अभी लिवाइस की जीन्स अगर 250-300 रुपए की रेंज में मिलने लगे मार्केट में, और मिल सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। जीन्स को देख के यार मुझे तो फैब्रिक टू फैब्रिक डिफरेंस ही समझ में नहीं आता, आपको आता होगा? मुझे उसके फैब्रिक में तो कोई खास अंतर नहीं दिखता। हाँ, एक अंतर दिखता, कोई फटा चिथड़ा रहता है। और फैब्रिक तो मुझे लगता है मुझे नहीं कोई डिफरेंस दिखता, बस डिफरेंस दिखता है कि उस पर लोगो लग गया। अब वो 40,000 की हो गई, अब वो 45,000 की हो गई, 65,000 की हो गई, 70,000 की हो गई, क्योंकि कुछ लोगों को वो ब्रांड दिखाना है, क्योंकि कुछ लोग वो ब्रांड ही पहनते हैं। वो अगर 150-250 फुटपाथ पर अगर मिलने लगे, तो खास तरह के वो बुगाटी कार से चलने वाला तो नहीं पहनेगा ना उसको। ये ब्रांडेड चीजें हैं बेटा। ब्रांडेड चीजों की खासियत ये है कि उनकी प्राइस हाइप होनी चाहिए। उनकी प्राइस अगर नीचे आई तो आम लोगों की पहुंच में अगर आ गई तो खास लोग उसको नहीं पहनेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे। तो इसी को उन्होंने कहा ये पैराडॉक्स दिख रहा है। पैराडॉक्स माने विरोधाभास दिख रहा है, यानी उल्टा पुल्टा सब चलता है। क्लियर है मतलब? एक एक को पहले डिफाइन कर। अच्छा, वो लोचदार बेलोचदार समझ पाए हो? दिखाना नहीं ना पड़ेगा। गिफिन पैराडॉक्स भूल जाओगे? भूल सकते हैं, संभावना है। अच्छा, तो बाद में हमको याद दिलाना, हम लिखा देंगे। पहले जो हेडिंग बनाए हो इस पे बात कर लेते हैं। पहला क्या है बेटा? मांग जन्य स्थिति। लिखो, इसको डिफाइन करना होगा। इसका क्या मतलब है बेटा? शाब्दिक अर्थ जरा बोलो। मांग बढ़ जाए, थोड़ा देखो, घबराओ मत बेटा, ये अर्थव्यवस्था है और रटने वाला काम यह है नहीं, महसूस करने वाला काम है। मांग कैसे बढ़ जाएगी, ये सोच के बताइए। देखो, ये दोनों कारणों से कीमतें बढ़ेंगी। मांग मांग की वजह से भी कीमत बढ़ जाती है, और जाहिर सी बात है कि इस मार्कर को बनाने में अगर 5-10 रुपए लगी है तो 10 रुपया तो हम लेंगे ही लेंगे, कुछ अपना प्रॉफिट लेंगे। लेकिन अगर इस मार्कर को बनाने में 30 रुपया लग गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, तो क्या 30 से कम में बिकेगी मार्केट में? सवाल ही नहीं है। वो तो कॉस्ट है बेटा, लागत है। अगर इसकी लेबरों की मजदूरी बढ़ जाए, बिजली का बिल बढ़ जाए, टैक्सेस बढ़ जाए, तो भी कीमत बढ़ जाएगी ना। लेकिन ये सब क्यों हुआ? ये लागत जन्य स्थिति है। लागत में वृद्धि हो गई, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, तो कीमत तो बढ़ानी पड़ेगी। बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस पे मांग कैसे कैसे बढ़ेगी सोचो बेटा। परिभाषा लिखने से बढ़िया थोड़ा महसूस करिए। नहीं, वो तो हो गया है बेटा, वो तो हो गया है। मैंने ये कैसी कंडीशन सिचुएशन क्रिएट हो सकती है बाजार में? जोर से बेटा बोलिए ताकि हम समझ पाए क्या कह रहे हैं आप। देखो, कॉमन सेंस से सोचना है, इसमें पढ़ने का कोई इशू नहीं है। ना ना, उधर मत जाइए, व्यवहारिक धरातल पे सोचिए कि वो कौन सी घटना हो जाएगी जिससे मांग बढ़ जाएगी। अच्छा, एक चीज बताओ जी बेटा, कोविड में घट गया था। हाँ, सुनो सुनो, ठीक है, समझ रहे हो, दिमाग चला रहे हो, ये बहुत जरूरी है। आप बताइए, जनसंख्या वृद्धि क्या मांग जन स्फीति नहीं है? तो सीधे सीधे दिख रही है बेटा कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो मांग बढ़ रही है। क्लियर है? इसे भी स्फीति आती है, और ठिकरा सरकार के सर फोड़ते हो। जनसंख्या रोकिए ना, तो जनसंख्या जब आप बढ़ाओगे तो लोगों की डिमांडें बढ़ेंगी। दूध चाहिए, कपड़ा चाहिए, दवाएं चाहिए, फलाना चाहिए, ढमाका चाहिए,
बड़ा भी होगा एक दिन ना वो व्यक्ति, तो उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। तो जनसंख्या पकड़ में आया, कोई डाउट? अगर आपसे ये पूछे कि निम्न में से कौन सा मांग जनस्फीति नहीं आया है, तो लिस्ट में से पकड़ना पड़ेगा ना। तो एक तो पकड़ में आ गया काला धन, ब्लैक मनी। क्या क्या है ये? इसी दो में से एक खेमे में ले चलो इसको। काला धन स्फीति का कारक है, बिल्कुल है। ब्लैक मनी से मुद्रास्फीति बढ़ती है। अब ये बताइए कौन वाले खाने में ले चला जाए? देखो सुनो, ऐसे समझो ना बेटा, आम जीवन में एक व्यक्ति जो अपनी पूरी सैलरी पे जिंदगी बिताता, यानी सैलरी के अलावा उसके पास कुछ नहीं आता, वो अपनी इच्छाओं को बहुत नियंत्रित रख के रखता है, कंट्रोल करता है। एक व्यक्ति जिसको ऑफिस से अनाप शनाप का रोज 10,000 20,000 मिल रहा है, क्या उसकी इच्छाएं भी नहीं बढ़ जाएंगी? उसकी डिमांड नहीं बढ़ जाएगी? अब वो चीज भी रास्ते भर में खरीदते चलेगा जिसको सही मायने में उसको जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कल फिर उसके पास पैसा आना है 20,000, परसों फिर आना है। तो जब आपके पॉकेट में पैसा बढ़ जाएगा, वो चाहे ब्लैक मनी ही सही, अब आप अनाप शनाप का खर्चा करने लगोगे। वही मैंने उदाहरण बताया था ना कि कार के विंडो नीचे करके सब्जी खरीदेंगे, उतर के दाम भी नहीं पूछेंगे। क्लियर है बेटा? और सोचो, निर्यात में अगर वृद्धि होती है कमोडिटी की, अभी आपने नोटिस किया कि सरकार ने टमाटर के निर्यात को रोक दिया। अरे सर, टमाटर में कह रहा हूँ, प्याज के निर्यात को रोक दिया। प्याज के अभी किसान बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। प्याज के निर्यात को अगर रोक दिया तो प्याज की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, है ना बेटा? क्योंकि प्याज का निर्यात अगर हो गया, विदेश में चली गई महंगी कीमतों पे, तो डोमेस्टिक मार्केट में प्याज की डिमांड तो रहेगी, आपूर्ति कम हो गई, प्याज की कीमतें डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ जाएंगी। तो एक और पकड़ में आया कि निर्यात में अगर वृद्धि हो जाए तो भी लागत जन्य स्फीति उत्पन्न हो, अरे सॉरी 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 वेरी सॉरी, मांग जन्य स्फीति उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है बेटा? आगे जरा सोचो, करों में अगर कमी कर दी जाए, टैक्स में अगर कमी कर दी जाए, तो सोचिए, इतना जल्दी से मत बोलिए। जब कर में कमी की जाएगी तो हमारे पॉकेट में सरप्लस आएगा, बोल नहीं रहे। और जैसे हमारे पॉकेट में सरप्लस होगा वैसे हम उस पैसे को कहीं और खर्च कर लेंगे, तो क्या होगा? ये मांग जन्य स्फीति। बोले बेटा? ढेर सारी ऐसी चीजों, बिजली की दरों में कमी, करों में कमी, यानी तमाम ऐसी चीजों को आप ट्रैक कर सकते हो जिन चीजों की कमी होने से आपके पॉकेट में पैसा बढ़ जाए। अगर आपके पॉकेट में पैसा बढ़ा तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, बोल नहीं लगा, वो सब की सब चली जाएगी कहाँ? मांग जन्य स्फीति। देख लो, किन्हीं भी कारणों से यदि मांग में वृद्धि हो जाती है, तो बड़ा टॉपिक है बेटा, थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। किन्हीं भी कारणों से यदि मांग में वृद्धि हो जाए तो इन्हें मांग जन्य स्फीति कहते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं, मांग जन्य स्फीति कहते हैं। उदाहरण कुछ लिख डालो बेटा। जनसंख्या वृद्धि, काला धन, निर्यातों में वृद्धि, निर्यातों में वृद्धि, करों में कमी, भूलना मत, बहुत जरूरी है। करों में क्या बेटा? कमी, ठीक है।
ये सब चीजों से क्या होती है बेटा, डिमांड बढ़ जाती है ना। लागत जन्य स्फीति, अगला हेडिंग बना लो, कास्ट पुश इन्फ्लेशन। कास्ट पुश इन्फ्लेशन, लेकिन लागतों में वृद्धि के कारण लागतों में वृद्धि के कारण जब कीमतें बढ़ जाती हैं तो बढ़ेंगी ही भैया। लागतों में वृद्धि के कारण जब कीमतों में वृद्धि हो जाए तो क्या कहेंगे बेटा, लागत जन्य स्फीति कहेंगे। अब एक बात समझ में आ रही है बेटा, इसमें और किसी फैक्टर पे ध्यान नहीं देना है, इसमें सिर्फ उन फैक्टर्स पे ध्यान देना है जिससे किसी चीज के मैन्युफैक्चर करने में, किसी सेवा का उत्पादन करने में इनपुट बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए मार्कर प्लास्टिक का बना है, प्लास्टिक की कीमतें बढ़ जाए तो क्या इस मार्कर की कीमत नहीं बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। इस मार्कर में इंक यूज होता है, अगर इंक की कीमत बढ़ गई तो खामखा मार्कर की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आया ना। बिजली की दरों में वृद्धि हो गई, मार्कर की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, आया ना। श्रमिक, अगर अपना लेबर चार्ज बढ़ा दें तो प्रोडक्ट पर यूनिट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, कीमतें बढ़ानी पड़ेगी। करों में वृद्धि कर दी जाए तो कीमतें बढ़ जाएंगी। मुझे तो ऐसी चीजों को तो आसानी से पकड़ा जा सकता है बेटा, जिससे लागत बढ़ जाए, कीमत बढ़ जाए, माने किसी चीज को बनाने की कीमत बढ़ जाए तो उससे बढ़ जाएगी डेफिनेटली। अब कीमत तो खामखा बढ़ानी पड़ेगी, फायदा हम भले उतना ही रखें फिर भी कीमत बढ़ानी पड़ेगी, ताकि जो हमारा कच्चा माल वगैरह लगा है वो तो हम वसूल लेना बेटा। लेकिन आगतों की कीमत में वृद्धि, आगत माने आगतों, आगत इनपुट्स, आगतों की कीमतों में वृद्धि, देखो सब क्लियर करते चलो। आगत माने क्या होता है कि किसी चीज को प्रोडक्ट करने के लिए जितनी इनपुट्स की आवश्यकता होती है उसमें वृद्धि हो जाए, है ना। अगला, श्रम शक्ति में वृद्धि, सॉरी श्रम शक्ति की कीमतों में वृद्धि। श्रम शक्ति में वृद्धि हो जाएगी तब तो सस्ती हो जाएगी। क्लियर है बेटा। आगे, करों में वृद्धि हो गया बेटा। आयातित वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, ठीक है बेटा। यहां तक देखो सोचने का काम, वो परीक्षा में अपने हिसाब से कुछ क्रिएट करके भेजे। अब जैसे मैं कुछ क्रिएट करूं, अगर हम कहें कि बेरोजगारी में अगर वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अब वो तो नहीं दिखा यहां कहीं, जोड़ सकते हैं। बेरोजगारी में अगर वृद्धि हो रही है तो हमारे पॉकेट से पैसा घट रहा है, बोल नहीं रहे, पैसा घट रहा है तो डिमांड घट रही है, और डिमांड अगर घट रही है तो कीमतें बढ़ेंगे नहीं, कीमतें घट जाएंगी। सोच सोच के बेटा बोलना है ना, थोड़ा हिम्मत से, थोड़ा पेशेंस से, तार्किक ढंग से चीजें सोचिएगा, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है बेटा। तो आज यही समाप्त करते हैं बेटा, कल मिलते हैं, बात करते हैं।